So good morning everyone. So today we are going to commence the very last and the next topic from the main topic, that is tense, that is future tense. So future tense also has been categorized into 4 parts, ठीक है, like the other parts. तो इसको भी हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड किए, जिसमें सबसे पहला आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं. Now look at the definition of it. Definition क्या है? A tense expressing an action that has not yet happened or a state that does not yet exist. मतलब फ्यूचर टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें कोई भी सिचुएशन, कोई भी एक्शन जो अभी तक हुआ ही नहीं है ना, जो अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं किया है, जो कि भविष्य में एग्जिस्ट करेगा. इसको हम लोग भविष्य काल बोलते हैं. ये तो काल के अंतर आता है ना, तो इसको हम लोग भविष्य काल बोलते हैं. मतलब ऐसा कोई एक्शन, ऐसा कोई सिचुएशन जो अभी तक हुआ ही नहीं है, जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, लेकिन इतना है कि वो फ्यूचर में होने वाला है. अब इसको पहचानेंगे कैसे? इसका आइडेंटिफिकेशन है गा, गे, गी. जो भी क्रिया रहेगा उसके साथ गा, उसके साथ गी, उसके साथ गे रहेगा. खाऊंगा, खाऊंगी, खाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट है, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है विल और शैल. इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. इसका कॉन्ट्रैक्शन हम लोग देख लेंगे. कॉन्ट्रैक्शन मतलब जब नॉट लग जाता है तो विल नॉट को वोंट बोलेंगे, शैल नॉट को शांट बोलेंगे. ये आप लिख लो. देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज मेन वर्ब. यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है कि मेन वर्ब में आपको बेस फॉर्म लगाना है V1, तो आपके लिए इजी होगा. आपको V2 नहीं लगाना है, V3 नहीं लगाना है, जो कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कभी कभी. नाउ अंडरस्टैंड. अब इसको कर लेने के बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि विल और शैल का यूज हम लोग सीखेंगे, क्योंकि ये तो फ्यूचर का है. तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल और शैल है. तो हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं, जो अभी थोड़े देर पहले ये बता रहे थे कि क्वींस इंग्लिश में ऐसा क्या होता है कि आई के साथ शैल लगता था और वी के साथ शैल लगता था. ये फिक्स था. कुछ भी हो जाए, आई के साथ शैल लगेगा, वी के साथ शैल लगेगा. बाकी जितनी भी सब्जेक्ट्स आएंगे, जितने भी प्रोनाउंस आएंगे, चाहे वो यू हो, ही हो, शी हो, इट हो, बॉय हो, बॉयज हो, दे हो, और भी अगर कोई नाउन पार्ट्स में राम हो गया, कुछ भी हो गया, उसके साथ हम लोग विल लगाएंगे. बट अभी फिलहाल धीरे धीरे, क्योंकि इंग्लिश भी क्या बोले, ये भी तो एक लैंग्वेज है ना, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है. तो क्वींस इंग्लिश धीरे धीरे डेवलप होके इतना डेवलप हो चुका है कि अब शैल का यूज थोड़ा थोड़ा घट रहा है. अब हम लोग विल भी सबके साथ लगा सकते हैं और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा नहीं है कि आपको शैल लगाना ही लगाना है, आई के साथ, वी के साथ शैल लगाना है. बस आप अपने जहन में ये रखिएगा कि आई के साथ शैल लगता है, वी के साथ शैल लगता है. ये रूल में है. बट अब आप देखोगे, अभी हम आपको एग्जाम्पल दे रहे थे, आई विल डू इट फॉर यू, आई विल डू इट फॉर यू. तो इसमें शैल आप नहीं पाओगे, बहुत कम आपको दिखेगा शैल. तो आप विल भी लगा सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये सारा चीज है. तो इसी के लिए हम इसमें ऑब्लिक में विल भी लिख दे रहे हैं, क्योंकि विल भी अब लगाते हैं. आपको शैल लगाने का मन है तो आप शैल भी लगा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक समय में हम लोग मूवी को सिनेमा बोलते थे ना. अभी हम लोग सिनेमा नहीं बोलते. अगर आप सिनेमा बोलोगे तो आपको लगेगा ये तो ओल्ड इंग्लिश बोल रही है. अभी वही मूवी हॉल हो गया है, थिएटर हो गया है. तो धीरे धीरे देख रहे ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हो रहा है. तो सब चीज में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वैसे ही वर्ड्स में भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और टेंस में तो एकदम ही हुआ है. अब हम लोग इसका आ जाते हैं जनरल स्ट्रक्चर में, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में. अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट जो आपका रहेगा, विल शैल आप लगाओगे. ठीक है. अब तो शैल लगाना ही नहीं है, आप विल ही लगा सकते हो. अगर आपको इजीली बनाना है तो विल ही कंसिडर करो. उसके बाद आप V1 लगाओगे. ठीक है. उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओगे. बीच में अगर प्रेपोजिशन आ रहा है तो प्रेपोजिशन लगा दोगे. उसके बाद अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस में आप एडवर्ब लगा सकते हो, आगे जो भी आएगा वो लगाओगे. फुल स्टॉप. फॉर एग्जाम्पल है, मैं उसे ठीक तरीके से समझाऊंगा. समझने का तरीका हम लोग क्या समझेंगे? जैसे गा लग गया, तो गा लग गया मतलब कि ये समझ जाओ कि ये अब हमारे फ्यूचर टेंस का एक पार्ट है. तो आई शैल एक्सप्लेन हिम प्रॉपरली. प्रॉपरली ली लगा तो ये एडवर्ब है. ठीक है. ये क्रिया को डिफाइन करता है, मतलब दैट डिफाइंस द वर्ब. उसको हम लोग एडवर्ब बोलते हैं. तो कैसे एक्सप्लेन करेगा उसको? अच्छे तरीके से, प्रॉपरली, तो उसको एडवर्ब बोलते हैं. तो ये हमारा अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस हो गया. अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट रहेगा, नहीं रहेगा और नेगेटिव सेंस देगा. सब्जेक्ट विल और शैल लगाओगे आप, उसके बाद आप नॉट लगाओगे. ये विदाउट कॉन्ट्रैक्शन बता रहे हैं.
प्लस V1 लगाओगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाओगे, प्लस अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस लगाओगे। उसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। मैं उसे नहीं समझाऊंगा, तो आई शैल नॉट एक्सप्लेन हिम, इधर आप ये लिखो या फिर आई विल नॉट एक्सप्लेन हिम। इसी का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा? आई शांट एक्सप्लेन हिम, आई वोंट एक्सप्लेन हिम। शांत आप बहुत रेयर देखोगे, शांत रहता ही नहीं। अभी हम आपको वो समझा देते हैं जो अभी आप पता है ना कि मैम कहाँ बी लगता है, बी वाला हम बता देते हैं, क्योंकि बी वाला है ना, हम बहुत बच्चों में कंफ्यूजन देखे हैं। तो एक बार इसको मिटाते हैं और आपको समझाते हैं कि बी वाला, ऐसे आप समझ गए हैं, लेकिन एक बार मेरे लिए वो रहेगा कि हाँ हम समझा दिए हैं। बी वाला बता देते हैं क्योंकि जानना ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट जो भी अभी नए बच्चे आए हैं वो डायरेक्ट टेंस में ही तो आ गए हैं ना। तो एक चीज़ बता देते हैं, विल और शैल के साथ बी कब लगता है, किस स्टेट में लगता है? जब बी के बाद या तो एडजेक्टिव रहे या तो नाउन रहे, तभी बी लगाते हैं। ठीक है, इस केस में हम लोग विल और शैल के साथ बी लगाते हैं। अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव मतलब होता है गुण। ठीक है, जो नाउन की विशेषता बताए, ठीक है, जो संज्ञा की विशेषता बताए। जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल, खुश, मैं खुश रहूंगा। हाँ, सेंस आपका आना चाहिए गा। आइडेंटिफिकेशन आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करोगे? हाउ विल यू आइडेंटिफाई इट? इसका आइडेंटिफिकेशन वही रहेगा, गा, गे, गी। आइडेंटिफिकेशन विल बी सेम, बट यहाँ पे पहले हम लोग अभी वर्ब पढ़ रहे थे टेंस में, अब हम लोग एडजेक्टिव और नाउन पढ़ेंगे। एग्जाम्पल एक लिख लेते हैं, एक एडजेक्टिव के साथ एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल, मैं अब खुश रहूंगा। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे वर्ब है, क्रिया है। देखो इस सेंटेंस में क्रिया है, ये है, ये हेल्पिंग वर्ब है ना, तो ये लेकिन छोटा क्रिया है, लेकिन मेन वर्ब है, जाना आना तो नहीं है। तो ये किस में आया? ये वाला क्या है? ये है गुण, खुश होना। अगर आप हैप्पी हैं, और ये कौन हैप्पी है? मैं, तो मैं हैप्पी, जो आई है वो हैप्पी है, मतलब ये एडजेक्टिव वाला आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आई विल बी हैप्पी। ठीक है, ये एक हो गया। अब हम लोग नाउन के साथ देख लेते हैं, जो अतुफा एग्जाम्पल बोल रही थी डॉक्टर वाला। तो वो हम लोग विल और शैल के साथ जब नाउन लगता है, ध्यान रहे इसमें आप शैल भी लगा सकते हैं बाबू। ठीक है, क्योंकि आई है तो आप डेफिनेटली शैल भी यूज कर सकते हैं और विल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब विल और शैल के साथ जब नाउन लग जाता है, अब नाउन का मतलब क्या होता है? कोई भी इंसान, ठीक है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान, कोई भी जाति, कोई भी विशेष जाति, उसको हम लोग नाउन बोलते हैं। कोई भी कम्युनिटी, ठीक है, मतलब एक जीता जागता इंसान अगर है तो वो नाउन की ही श्रेणी में आता है। यहाँ पे आप जितना चीज़ देख रहे हो इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, जो भी चीज़ देख रहे हो सब नाउन है। सिर्फ वो छोड़ के आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, मैं उठ रही हूँ, मैं जा रही हूँ, ये तो क्रिया में आ गया। बाकी आपका अगर कोई गुण है, वो क्रोधित है, वो खुश है, ठीक है, वो दुखी है, ये आपका एडजेक्टिव गुण में आया। उसके बाद लाउडली, स्लोली, ये आपका एडवर्ब में आया। बाकी जितना चीज़ आप इस पूरे रूम में देख रहे हो, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू ऑल्सो, दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नाउन। ये आपको ध्यान में रखना है। और विल और शैल के साथ नाउन कब लगाएंगे? और इसके साथ बी भी लग जाएगा, इसके साथ बी लगेगा। अभी हम यूज ऑफ बी सिखा रहे हैं। एग्जाम्पल, तुम एक दिन डॉक्टर बनोगी। ठीक है, अगेन गी आया, लेकिन यहाँ पे देखिए डॉक्टर है, क्रिया तो यहाँ है ही नहीं, खाना पीना तो है नहीं, मेन क्रिया देखिए नहीं है ना, तो ये नाउन के कैटेगरी में आया। डॉक्टर एक जीता जागता इंसान है, तो ये नाउन ही हुआ, संज्ञा हुआ। तो तुम एक दिन डॉक्टर बनोगे, तो वन फाइन डे और वन डे यू विल बी अ डॉक्टर। आया? तुम क्रिकेटर बनोगी, तुम गायक बनोगी। हाँ,
प्लेस के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे रहूंगा रहूंगी अगर रहेगा ना, मैं उस जगह पर रहूंगी, आई विल बी देयर, आई विल बी इन दैट पार्टी, तब आप लगा सकते हो। एग्जाम्पल दे देते हैं। ध्यान रखें डॉक्टर एक ही है, इसके पहले आप आर्टिकल का यूज करेंगे क्योंकि एक डॉक्टर है ना। देखिए अतूफा, पार्टी भी तो एक जगह ही है ना, ठीक है। ठीक है, और पार्टी भी एक नाउन ही हो गया है ना, बहुत जब मिल के सब कोई है तो वो भी तो नाउन के ही कैटेगरी में आ गया, तो ये भी नाउन के कैटेगरी में ही फॉल करा। जगह भी तो नाउन ही है तूफा, कोई भी जगह स्थान अगर है, अगर वो कोई सिटी है, कोई भी क्लासरूम, तो सब तो नाउन ही है। तो नाउन के साथ तो ऐसे भी आपको बी लगाना ही है। तो ये समझ में आया कि जब भी एडजेक्टिव रहेगा, जब भी नाउन रहेगा सेंटेंस में और गा गे गी रहना चाहिए, तब हम लोग उसके साथ बी लगा देते हैं। अब हम लोग वापस में टेंस में आ जाएंगे। टेंस में नहीं लगाना है आपको बी, ठीक है, टेंस में क्योंकि क्रिया है, टेंस में सारा मेन क्रिया है, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं होना बाबू, ये वाला जो चीज है ना, ये आपको बस एज अ क्या बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। अदरवाइज इसका अभी फिलहाल एज फॉर नाउ टेंस में दिस हैज नो यूज, टेंस में इसका यूज नहीं है, बस आपके एक क्या बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का एक ये एड ऑन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। मैं खुश रहूंगी, मैं मौजूद रहूंगी, आई विल बी प्रेजेंट, मैं अनुपस्थित रहूंगी, आई विल बी एब्सेंट, ठीक है। तुम दुखी रहोगी, यू विल बी सैड। गुण के साथ विल बी लग जाएगा, शैल बी लग जाएगा, नाउन के साथ विल बी शैल बी लग जाएगा, लेकिन क्रिया के साथ नहीं रहेगा। मैं जाऊंगी तो हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे आई विल बी गो, आई विल गो, आई शैल गो, ये ध्यान में रहना है, क्योंकि क्रिया है ना, गो जो है, जाना जो है, वो एकदम क्रिया है, मेन क्रिया है। तो जाना, उठना, बैठना, पढ़ना, सोना, इसके साथ हम लोग बी नहीं लगाते, उसके साथ डायरेक्ट लगेगा। सिंपल फ्यूचर टेंस में फिलहाल के लिए, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में फिर लगेगा। बस इसको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए लिख लीजिए कि विल शैल एडजेक्टिव के साथ और नाउन के साथ लगता है। डन, डन हो ही गया होगा, आप लोग लिखिए, समझिए भी। अब हम लोग आते हैं नेगेटिव सेंटेंस तक कर चुके थे। नेगेटिव सेंटेंस का ये कॉन्ट्रैक्शन पार्ट है जिसमें वोंट या शांत लगता है। सब्जेक्ट प्लस वोंट ऑब्लिक शांत प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड फुल स्टॉप। एग्जाम्पल है, मैं उसे नहीं बताऊंगी, तो आई वोंट या आई शांट टेल हिम फुल स्टॉप। देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका मेकिंग रोल है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। इसकी खासियत ये है कि विल और शैल मतलब क्या से शुरू होता है ना ये सेंटेंस, तो विल जो भी हेल्पिंग वर्ब है, चाहे जितना भी तुम लोग देख लो, चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, या किसी का भी हो, नॉर्मल भी इज एम आर का ही क्यों ना हो, तो विल और शैल जो होता है वो पहले आ जाएगा। जो भी हेल्पिंग वर्ब रहता है वो आपके पहले आ जाता है सेंटेंस में। और सेंटेंस इस तरह का रहता है, क्या तुम उसे कहानियां सुनाओगी क्वेश्चन मार्क। तो विल यू नरेट हिम स्टोरीज। जब आप किसी को कुछ सुनाते हैं ना, उसको नरेट बोलते हैं, टेल नहीं बोलते, ध्यान रखिएगा। टेल मतलब होता है बताना, इसलिए हम दो एग्जाम्पल अलग अलग रखे। एक है बताना, तो उसके लिए नहीं बोलेंगे कि आई वोंट नरेट हिम, उसके लिए वही बोलेंगे आई विल नॉट टेल हिम या आई वोंट टेल हिम। बट कहानी अगर किसी को आप बता रहे हैं सेकंड पर्सन को, तब आप उसको नरेट बताइएगा। कहानी सुना के, जैसे आप अपना आप बीती बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आप कहीं से कुछ सुन के आए, मान लीजिए कहीं आप गए हैं, यू हैव गॉन टू अ प्लेस और वहाँ पे somehow some मिस इंसिडेंस या कुछ भी चीज़ दैट हैज़ हैपेंड। अब आप यू कम टू योर होम, अब आप अपने घर पे आते हैं, घर पे आने के बाद यू हैव योर रिलेटिव्स, यू हैव योर फ्रेंड्स, जो भी है, अब आप उनको क्या बताओगे, आप उनको कहानियाँ बताओगे, तो दैट टाइम आप नरेट बोलोगे उसको, क्योंकि आप कहीं से सुन के आए हैं, फिर आप उसको बता रहे हैं, और आप डायरेक्टली बस ऐसे बोल रहे हैं जैसे बात कर रहे हैं, ठीक है।
बात कर रहे हैं किसी से, तो वो नरेशन नहीं हुआ, वो कन्वर्सेशन हुआ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नरेशन एंड कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मतलब कि आप डायरेक्टली यू आर टॉकिंग, आप बस बात करें, कन्वर्स करें, बट नरेशन अलग बात होता है। नरेशन मतलब होता है कि कोई ऑलरेडी कुछ चीज हुआ है, ऑलरेडी हो चुका है, उसको आप रिपीट करें, जबकि कन्वर्सेशन आपका फर्स्ट हैंड है, वो आपके मुंह से निकला हुआ है, मतलब वो असली है, जबकि नरेशन असली नहीं होता है, वो दूसरा का कॉपी पेस्ट कर रहे हैं आप। कोई आपको बताया, अरे वो उसको बोल देना, तो नरेट कर देना, तो आप कॉपी पेस्ट करेंगे, वही चीज दूसरे को जाके बताएंगे, तो वो हो गया फिर नरेशन। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मेकिंग रूल क्या है? ये पहला विदाउट कॉन्ट्रैक्शन है, सेकंड विद कॉन्ट्रैक्शन है। आप लगाओगे विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट रहेगा, V1 रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड रहेगा, क्वेश्चन मार्क। अगेन ये क्या से शुरू होगा सेंटेंस? इसमें नहीं भी रहेगा। क्या तुम उसे सच नहीं बताओगी? विल यू नॉट टेल हिम द ट्रूथ। यहाँ पे एक चीज गौर कीजिए, हम ट्रूथ के पहले द लगाए हैं। वाई? क्योंकि ट्रूथ जो होता है ना बाबू, वो नाउन है, एंड हम आपको बार बार बोलते हैं जितना भी नाउन होता है उसके पहले आप द लगाया कीजिए, क्योंकि जो नाउन होता है ना, वो अगर आप सेंटेंस में उसको लिख रहे हैं, मतलब हो सकता है ये ट्रूथ को आप जान रहे हैं, दिस ट्रूथ इज वेरी पर्सनल टू यू, दिस ट्रूथ इज वेरी फेमिलियर टू यू। कोई ट्रूथ, कुछ तो सच होगा जो आप जानते हैं, जो आपके लिए फेमिलियर है, ठीक है, उसके पहले आप द लगाते हैं, ठीक है। जैसे अगर बोले कि बच्चे नटखट होते हैं, तो इसके पहले द नहीं लगाएंगे कि बच्चे सबके नटखट होते हैं, दैट चाइल्ड इज नॉट पर्सनल टू यू। लेकिन अगर आप बोलेंगे बच्चा नटखट है, तब आप लिखेंगे द चाइल्ड इज नॉटी, क्योंकि वो बच्चा जो है वो आपका पर्सनल है, वो आपका, आप उसको जान रहे, दैट चाइल्ड इज वेरी फेमिलियर टू यू। दैट इज द डिफरेंस दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ विदाउट विथ कॉन्ट्रैक्शन बनाएंगे। विदाउट कॉन्ट्रैक्शन हो गया। विदाउट कॉन्ट्रैक्शन में कुछ नहीं करना है, जो विल और शैल लिख रहे थे और नॉट लिख रहे थे उसको यहाँ पे वोंट और शांट कर देना है। कोशिश कीजिएगा वोंट में बात करने का इन योर कन्वर्सेशन इफ यू आर यूजिंग। ये वोंट और शांट जो है ना, ये सेंटेंस को बहुत खूबसूरत बनाता है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वोंट शांट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है, क्या तुम उसे सच नहीं बताओगी? तो वोंट यू टेल हिम द ट्रूथ। आप देखिए दोनों को कंपेयर कीजिए, बोलने में आपको ये ज्यादा सुंदर लगता है कि नहीं। नाउ लास्ट पार्ट में आ जाते हैं, उसके बाद केस थोड़ा सा, एक केस खाली बता देते हैं आज के। देखिए नेक्स्ट पार्ट है आपका WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाँ कहाँ बाबू? ये फॉर हाउ लॉन्ग, ये क्यों लगाए हैं बताते हैं, इसी के बारे में हम आ रहे हैं। देखो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग आ गए हैं। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन तो पूछता ही है लेकिन उसका जो आंसर है वो डिटेल में आएगा, वो हाँ नहीं में नहीं आएगा। इसका मेकिंग रूल है WH प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड देन क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। इसका सेंटेंस थोड़ा सा हम हट के दिए, हम कल ही आप लोग को बताए थे ना कि सिर्फ WH के लिए वाई, हाउ, वेयर, वॉट नहीं होता है। फॉर हाउ मच, नॉर्मल भी हाउ मच, फॉर हाउ लॉन्ग, ठीक है, फॉर हाउ वाइड, रास्ता कितना चौड़ा रहेगा तो अगर हम कितनी देर अगर बोले तो वो भी WH में ही फॉल कर रहा है। तुम कितने देर तक वहां रुकोगे, ठीक है, तो कितने देर को क्या बोलते हैं हम लोग? फॉर हाउ लॉन्ग। यही हम आप लोग को समझाने का कोशिश कर रहे थे कि सिर्फ WH में वाई, हम लोग तो सिर्फ वाई करके पढ़ते हैं सिर्फ। हाँ आप हाउ लॉन्ग भी लगा सकते हैं। फॉर जो है एक तरह से ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज में आ जाता है। प्रेपोजिशनल फ्रेज जब पढ़िएगा ना तो उसमें वो आ जाएगा, तो उसमें फॉर हाउ लॉन्ग लिखते हैं, फॉर करके लिखते हैं तो वो थोड़ा और सुंदर आता है। मतलब कि आप हाउ लॉन्ग भी लिख सकते हैं, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, ठीक है। फॉर हाउ लॉन्ग मतलब कितने समय तक के लिए, वो भी सेंटेंस, वो भी उसका मीनिंग सेम ही दे रहा है, बस ये थोड़ा सा और सुंदर लगता है देखने में, इसलिए फॉर हाउ लॉन्ग लिखें, ठीक है। हाउ मच प्राइस, फॉर हाउ मच प्राइस भी आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल है, तुम कितनी देर तक वहां रुकोगे? फॉर हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर, ठीक है। नेक्स्ट है विदाउट कॉन्ट्रैक्शन मेकिंग रूल। हम कोशिश करेंगे ना ये वाला ज़्यादा आप लोग को देने का, क्योंकि WH वाला आप लोग सब वाई वाला, वाई वेयर वाला इट्स वेरी इजी, आप लोग बना ही लेते हैं। ये वाला बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। विदाउट कॉन्ट्रैक्शन में है WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जो कि विदाउट कॉन्ट्रैक्शन में रहेगा, विथ कॉन्ट्रैक्शन में रहेगा ये। इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे? WH करेंगे, ठीक है,
उसके बाद जो भी है उसको वोंट शार्ट करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद V1 लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अदर वर्ड लगाएंगे, देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल इसका है WH प्लस वोंट प्लस सब्जेक्ट, वोंट प्लस साउंड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्वेश्चन है तुम वहां क्यों नहीं रुकोगे, तो वाई वोंट यू स्टे देयर। हाँ, ये नेगेटिव वाला है और ये उसका नॉर्मल सिंपल वाला है। केस में आ जाए, ठीक है, केस में आ जाते हैं। देखिए पहला केस है जब एक सेंटेंस में दो क्रियाएं रहती है, ठीक है, और दोनों क्रियाओं को लिखना बहुत ज़रूरी है, मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, और हम इसको आपको बहुत बार बनाने दिए भी है। ये हम जितना ये सब करवा रहे हैं ना, आप लोग को केस करवा रहे हैं, हम जानबूझकर आप लोग को पहले कहीं ना कहीं इसको बता चुके हैं। तो दो क्रिया वाला हम आप लोग को बहुत बार दिए, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। इसका ऐसे हम लिख लीजिए, क्योंकि अब ये केस के अंदर फॉल कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि ये फ्यूचर में ही आए, सब में ये केस आ सकता है, ठीक है। When a sentence offers two verbs, then to join those two verbs we have to use to as a connector. to को infinitive भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है वो मुझे पढ़ाने आएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ दो क्रिया है, यस, ठीक है, वही होगा। हम इसका आंसर नहीं लिखे हैं ताकि हम पूछे आप लोग से और आप बताएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, दो क्रिया आएगा ना बाबू, तो क्रिस क्रॉस करना, ये वाला क्रिया को पहले लिखना, ये वाला क्रिया को बाद में लिखना। तो ये बताए हैं हम आप लोगों को बहुत बार, ठीक है। तो इसका सेंटेंस क्या होगा, ही विल कम टू टीच मी। सबसे अच्छा बात क्या है कि दोनों में ही आपको V1 लगाना है। ऐसे भी ये वाला हम आपको कब बताए थे पता है, जब नॉर्मल बताते थे और बताते थे कि एक क्रिया आ गया है तो टू के बाद आपको V1 लगाना है। हम ये आप लोग को बहुत बार बताए हैं कि टू के बाद आपको V1 बताना है। तो यहाँ पे टू के पहले भी V1 लगेगा, टू के बाद भी V1 लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि V1 वाला पढ़ ही रहे हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस में तो V1 ही है, इसलिए दोनों ही केस में आपको V1 लगाना है। और ये आ गया आपका केस 1। केस 1 का ये सिंपल तरह का सेंटेंस था, दैट इज क्या बोल सकते हैं, अफर्मेटिव या जनरल स्ट्रक्चर है। अगर हम आपको घर में दे बनाने के लिए एज अ होमवर्क कि आप इसका नेगेटिव बना सकते हैं, इसका नेगेटिव कॉन्ट्रैक्टेड में बनाइएगा, ही वोंट कम टू टीच मी। इसमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्टेड लगेगा, क्योंकि इसमें नॉट करके बनाइएगा ना, बहुत खराब दिखता है सेंटेंस। ही वोंट कम टू टीच मी, विल ही कम टू टीच मी, वोंट ही कम टू टीच मी, वाई विल ही कम टू टीच मी, वाई वोंट ही कम टू टीच मी। इसका बस विल और ही चेंज होगा और इसमें हाँ, बाकी वही है। एक बार बनाना ना घर में। इसका नेगेटिव क्या होगा पता है, कुछ नहीं करना है, विल वोंट हो जाएगा, है ना। और अभी जो पूरा बनाई ना तुम लोग, घर में एक काम करना, एक सेंटेंस उठाना, अगर ये बन जा रहा है, पूरा बन ही जाना चाहिए, मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, ये तो बनेगा ही। अब यहाँ क्या है, दो क्रिया लेना है। जैसे मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन हिम। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा, ये वाला लिखिए, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन हिम। अभी ये बन जाएगा आपका, आई विल ट्राई टू, इसको अभी बनाइए तो हाँ, अभी टाइम है, वी हैव टाइम। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा, इसमें दो है, एक है समझाने की कोशिश करूंगा, कोशिश है और समझाना है, तो इसका अफर्मेटिव पहले बनाइए, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन हिम, I will try to explain him. I के साथ आप shall भी, you can also use shall with I, ठीक है। बट यहाँ पे कोई ऐसा restriction नहीं है कि you have to use shall with I, that is not compulsory use here. You can also use will. अब इसका नेगेटिव बताइए, मैं उसे समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, I won't try to explain him। अब क्या मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा, will I try to एक्सप्लेन हिम, ठीक है।